वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं मनमोहन आपको आज पॉलिटी या लगा लो लॉ का एक टॉपिक करवाऊंगा जो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो वेलकम अगेन। उससे पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हाल फिलहाल आज के दिन इंडिया का सीजीआई कौन है? हु इज सीजीआई टुडे? सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 5 7 10 मिनट की क्लास जितनी भी लंबी होगी तब तक लास्ट में आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। जुडिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ इन इंडिया। अब ये न्यूज़ में क्यों है? ये करंट अफेयर का एक टॉपिक लगा लो, इसको इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं कि रिसेंटली जो फुल सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो है, मतलब कि मैक्सिमम जितनी स्ट्रेंथ हो सकती है जजेस की, वो आफ्टर 2 अपॉइंटमेंट्स अभी रिसेंटली रिकमेंड किए हैं नाम, तो उनके बाद जो 34 की स्ट्रेंथ है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। और रिकमेंड किसने किया है? ये कोलिजियम सिस्टम ने, ये 2 नाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि कोलिजियम सिस्टम क्या है और इसमें कौन कौन बैठता है, कौन अपॉइंटमेंट लेता है, कौन कैसे आगे जजेस के नाम रिकमेंड होते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज कोलेजियम सिस्टम। ये इंडियन जुडिशियल मैकेनिज्म है एक तरीके से जजेस का अपॉइंटमेंट के लिए और उसके ट्रांसफ़र के लिए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेनली जैसे एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, 3 4 ये पार्ट जो हैं ये बड़ा एक मेल जोल करके आपस में एक अच्छा कोरिलेशन के साथ इस देश को चलाते हैं। तो सब क्या कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो जजेस के ऊपर एग्जीक्यूटिव का असर ज़्यादा ना हो और वाइस वर्सा लगा लो, मतलब जजेस का एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर, जैसे एग्जीक्यूटिव्स मतलब परमानेंट नॉन परमानेंट, ये हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हाल फिलहाल के लगा लो कि एमपी एमएलए वगैरह लगा लो। ठीक है। तो ये एक अपॉइंटमेंट का और ट्रांसफरिंग ऑफ जजेस का एक मैकेनिज्म है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये कोई डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड कि ये कोई डायरेक्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से नहीं दिया गया था ऐसा कोई प्रोविजन। ये थ्रू आउट द केसेस धीरे धीरे, जैसे लैंडमार्क केसेस बोलते हैं, लैंडमार्क केसेस मतलब जिससे कुछ नया इवॉल्व होके आया हो इंडिया की पॉलिटी के अंदर या प्रशासन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, लॉ के अंदर, उससे धीरे धीरे ये इवॉल्व होके आया है। और इसके पीछे 3 केसेस हैं, 3 जजेस केसेस, कि पहले केस में कैसे इवॉल्व हुआ, सेकंड में जैसे ओवर रूल किया पिछली डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को ओवर रूल कर दिया। ठीक है। कि कई बार होता है कि आपका पार्टनर, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड पीछे कई हुई बातें, खुद की कई हुई बातों को ओवर रूल कर देता है। लाइकवाइज हमारा सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे कर देता है। ओके, नेक्स्ट हम ये 3 केसेस पढ़ेंगे कि कैसे ये इवॉल्व हुआ, इवोल्यूशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। फर्स्ट केस जो था 1981 में था। 1981 में ये बोला गया कि जो आर्टिकल 124 क्लोज 2, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको पता ही आर्टिकल होते हैं और उनके सब क्लोज होते हैं, क्लोज के अंदर सब क्लोज होते हैं, क्लोज 2 और आर्टिकल 217 के अंदर जो लिखा है कि कंसल्टेशन जो है उसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे किया कि वो कंकरेंस नहीं है, डजंट मीन कंकरेंस। ये एक बड़ा कंसल्टेशन है, ना कि वो कोई बाइंडिंग, वो कंसल्टेशन कोई बाइंडिंग नहीं है किसी भी मिनिस्टर के ऊपर। जैसे हम लॉ मिनिस्टर को रिकमेंड करते हैं या हम सीजीआई किसी को रिकमेंड करता है, तो एक कंसल्टेशन का मामला है, ना कि कंकरेंस का मामला है। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ये इंटरप्रिटेशन होती है। देखिए जुडिशरी लॉ, वकीलों का जो ये लैंग्वेज होती है, वो वर्डिंग्स को लिटरल सेंस के अंदर लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे किसी के साथ गलत किया और एक
नॉर्मल सा एक सॉरी फील कर लिया कि सॉरी यार, चलता रहता है, और अगला भी एक्सेप्ट कर ले। लेकिन यहाँ सॉरी का मतलब आपको जेल भी हो सकती है, ये लिटरल सेंस के अंदर चलते हैं। तो शब्दों का बड़ा ख्याल रखा जाता है जुडिशरी के अंदर और लॉ के अंदर, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन इन वर्डिंग्स की कौन करता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल जो इंटरप्रिटेशन है वो मानी जाती, सुप्रीम कोर्ट की मानी जाती है। तो उसने बोला कि कंसल्टेशन का मतलब डजेंट मीन कंकरेंस, जो कि आर्टिकल 124 क्लॉज 2 और आर्टिकल 217 के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन सेकंड जजेस केसेस के अंदर, जो कि 1993 के अंदर था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल्ड कर दिया अपना पहला डिसीजन। जैसा कि मैंने रिसेंटली बताया था आपको कि वो अपनी ही बात से उसने फिर रियलाइज़ किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और हम इसको ओवर रूल करते हैं। और जो कंसल्टेशन का मतलब है वो कंकरेंस ही है, कि हम जो कंसल्ट करेंगे, हमारे साथ आप कंसल्ट करोगे और हम जो रिकमेंड करेंगे उसके हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द CGI's एडवाइस ऑन अपॉइंटिंग जजेस इज बाइंडिंग। किसके ऊपर बाइंडिंग है? ऑन द प्रेसिडेंट। और लेकिन ये जो एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट का जज है ये देगा, उससे पहले वो किससे कंसल्ट करेगा? देयर 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स। अपने दो, अब आप भी कोई डिसीजन फाइनल किसी के सामने रखना चाहोगे तो अपने डिसीजन को पहले उन लोगों के साथ शेयर करोगे कि हाँ मैं ये ठीक कर रहा हूँ, हाँ वो अच्छे ब्राइट माइंडेड हैं, ऑलरेडी सीनियर कलीग हैं आपके, तो अच्छी राय देंगे। लाइकवाइज सुप्रीम कोर्ट के जज को भी उन 2 सीनियर कलीग्स के साथ कंसल्ट करना पड़ता है। उसके बाद वो रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, और वो रिकमेंडेशन जो है वो बाइंडिंग होगी। इसके बाद आता है थर्ड जज केस, जो कि 1998 के अंदर होता है। इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड द कोलिजियम टू इंक्लूड द CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द कोर्ट आफ्टर द CJI। CJI के बाद जो है, जो जितने सीनियर मोस्ट जज होंगे 4, वो और CJI कोलिजियम के अंदर एक मेंबर के रूप में बैठेंगे। ये इस 1998 के थर्ड जजेस केस का ये कंक्लूजन निकलता है। नेक्स्ट वन है कि कोलिजियम की कंपोजिशन क्या है। तो लास्ट में क्या इसमें सिर्फ एक CJI और उसके बाद उनके जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वही रहेंगे, या फिर इसके अंदर और भी रहेगा? हाई कोर्ट के कोलिजियम में कौन है, ऐसे हम पढ़ेंगे कि कोलिजियम की कंपोजिशन क्या है। सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम की कंपोजिशन मैंने आपको बता दी कि CJI है और 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं। हाई कोर्ट कोलिजियम में क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जैसे पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है तो उसके अंदर चीफ जस्टिस है वो, और उनके बाद जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो इस कोलिजियम में बैठेंगे, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट का रूल क्या रहता है कि ऐसा तो नहीं है कि इंडिपेंडेंटली एक तरफा, मतलब जो है जुडिशरी ही, जुडिशियल सिस्टम ही अपने आप को मतलब कवर अप कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक पहले भी बताया कि जैसे कंसल्टेशन के हिसाब से चलता है, तो कंसल्टेशन में किसके साथ चलेगा? कंसल्टेशन गवर्नमेंट के साथ चलेगा। तो गवर्नमेंट का रोल क्या है? कैन रेज ऑब्जेक्शन बट इफ कोलिजियम रीट्रेट्स मतलब दोबारा बोले कि नहीं भाई ऐसा ही करना, आपने आपके ऑब्जेक्शन जो हैं वो लेजिटिमेट नहीं है, वो कंसिडर करने लायक नहीं है, हम हमारे जो सजेशंस हैं वो फाइनल रहने चाहिए। तो अपॉइंटमेंट्स आर बाइंडिंग, तब वो अपॉइंटमेंट्स उसी के अकॉर्डिंग होगी जो रिकमेंडेशन दी गई है। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे कौन कौन से आर्टिकल है जिसके अंदर जजेस के अपॉइंटमेंट की बात चली हुई है? जैसे आर्टिकल 124 के अंदर है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो कैसे अपॉइंट होंगे? बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद, किसके साथ कंसल्ट करके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस के साथ। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है 124। और आर्टिकल 217 के अंदर क्या लिखा है? उसमें हाई कोर्ट जजेस के बारे में लिखा है कि वो भी किसके द्वारा अपॉइंट होंगे? प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन कंसल्टेशन किसके साथ होगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, और गवर्नर और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। गवर्नर कौन सा? जो उस स्टेट का गवर्नर है। जैसे
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का अगर कोई जज अपॉइंट करना है तो सीजीआई, गवर्नर और उस कोर्ट के बाकी जो जजेस हैं वो एड होक जजेस। एड होक जजेस किसको बोलते हैं कि एक जैसे एड होक जॉब करते हैं आप एक टेम्परेरी पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइम पीरियड के लिए जो जज बनते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी? अगर कोरम, कोरम मतलब जो मिनिमम नंबर है रिक्वायर्ड है वो पूरा नहीं होता, तो कई बार जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है अवेलेबल नहीं होते, तो सुप्रीम कोर्ट जज का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट के की कंसेंट से, प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ रिक्वेस्ट कर सकता है एक हाई कोर्ट जज को जो कि वहां सुप्रीम कोर्ट में बैठ सके। ठीक है, अगर कोरम पूरा नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड जजेस अगर पूरा नहीं है, तो प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ वो रिक्वेस्ट कर सकता है हाई कोर्ट के जज को कि आप एक बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ टाइम पीरियड के लिए अपनी सेवाएं दें। एक्टिंग सीजीआई आर्टिकल 126। ठीक है, अगर एक्टिंग सीजीआई मतलब क्या होता है कि मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो है टेन्योर जो है पूरा हो चुका है, टाइम पीरियड खत्म हो चुका है मैक्सिमम, लेकिन अगला जो चीफ जस्टिस है वो अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसके लिए एक ऐसा सीजीआई जो सीजीआई के रूप में काम करेगा, पावर्स वही होंगी उसकी। इन केस ऑफ वैकेंसी और एब्सेंस, सीनियर मोस्ट अवेलेबल सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है, जो सीनियर मोस्ट जो जज है सुप्रीम कोर्ट का उनको अपॉइंट करेंगे और वो एक्टिंग सीजीआई के रूप में काम करेंगे। ये आर्टिकल 126 के अंदर लिखा है। अब रिटायर्ड जज, कई बार जज रिटायर हो जाते हैं लेकिन कई बार कोरम पूरा नहीं होता और नीड होती है और कोई काबिल या कोई सीनियर मोस्ट जज कई बार अवेलेबल कई कारण होते हैं नहीं होता, तो जो रिटायर्ड जज होते हैं उनको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रीइंस्टेट किया जाता है, गद्दी के ऊपर बिठाया जाता है कि आप एक बार थोड़ी सेवाएं दीजिए। तो वो कैसे किया जाता है? आर्टिकल 128 के अंदर उसका पूरा प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को कि वो आएं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठें और कुछ टाइम के लिए अपनी सेवाएं दें। अब ये अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर कैसे है ये हम अब पढ़ेंगे। आउटगोइंग सीजीआई रिकमेंड्स, मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि सीजीआई कौन है इंडिया का, अब जब जैसे ही वो रिटायर होंगे तो जाते जाते वो अपने बाद जो सक्सेसर है, मतलब वो कौन बनेगा वो रिकमेंड करके जाएंगे। ठीक है, और ये यूजुअली, इस वर्ड पे ध्यान देना, यूजुअली ये सीनियरिटी बेसिस पे होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं? सीजीआई इनिशिएट, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो रिकमेंडेशन कंसल्टिंग कोलिजियम मेंबर्स, कोलिजियम मेंबर को रिकमेंड करेगा, उनके साथ कंसल्ट करेगा। ठीक है, एंड द सीनियर मोस्ट जज फ्रॉम द कैंडिडेट्स हाई कोर्ट, देयर ओपिनियंस आर रिकॉर्डेड इन राइटिंग। मान लो कोई भी सीजीआई जो है सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करने के लिए रिकमेंड करता है, तो किस किस के साथ कंसल्ट करेगा? वो कोलिजियम मेंबर्स के साथ कंसल्ट करेगा, और जो कैंडिडेट जो रिकमेंड करना है वो किस हाई कोर्ट में काम कर रहा था उनके मेंबर के साथ, सीनियर मेंबर के साथ कंसल्ट करेगा। द कोलिजियम रिकमेंडेशन इज सेंट टू दी, देन वो रिकमेंडेशन किसके पास जाएगी? लॉ मिनिस्टर के पास जाएगी, लॉ मिनिस्टर से फिर प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी, और प्राइम मिनिस्टर एडवाइज किसे करेंगे? प्रेसिडेंट को। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, वो ये आगे पढ़ने की बातें हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट के लिए एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और जजेस। द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द सीजीआई एंड द गवर्नर। One second. सीजीआई एंड दी गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाई कोर्ट के जज कैसे अपॉइंट होते हैं। ठीक है, ये आज हमने
जो है अपॉइंटमेंट पढ़ा जजेस का, कैसे जुडिशियल सिस्टम की अपॉइंटमेंट काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, जो मैंने क्वेश्चन आपको बोला था उसका आंसर आप नीचे कमेंट किया होगा, तो मैं आपको एक बार आंसर बता देता हूँ। जो भूषण रामकृष्ण गवई जो हैं अपने, वो सीजीआई हैं अभी, और वो 52वें सीजीआई हैं। और कब उन्होंने वो सीट पे बैठे थे? 14 मई को 2025 को, ठीक है। जो कि पहले बुद्धिस्ट हैं जो ऐसी पोस्ट को जिन्होंने होल्ड किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हम बाकी की पॉलिटी के काफ़ी क्रिटिकल और मज़ेदार चीज़ें पढ़ेंगे बहुत इजी वे के अंदर। तो तब तक आप इस चीज़ को शेयर कीजिए। अगर आपका कोई और ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आता किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको बेयर मिनिमम लेवल पे, मतलब एक वेल रिसर्च, जो आपको जो भी टॉपिक आप रिकमेंड करेंगे वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और इजी टू रीड, इजी टू हैंडल जो टॉपिक होंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू।